हे गाइस, मेरा नाम पंकज शर्मा है। तो गाइस, आज मैं आपको सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम से मैंने सोचा हुआ था कि मैं हिस्ट्री की कुछ काफ़ी दिलचस्प बातें आपको बताऊँ या दिलचस्प कुछ कहानियाँ आपको बताऊँ, जिसको सुन के या जिसको सोच के आपको लगे कि ये हम थे, ये हमारी हिस्ट्री थी। तो मैं बात कर रहा हूँ नैनकिंग मैसेकर्स की, जो कि इतिहास के काले धब्बा है। नैनकिंग मैसेकर्स जो चाइना के अंदर हुआ था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं आज उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग कुछ कहेंगे कि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाफ कर्मा, पता है हमारी भागवत गीता में, मैं बड़ा स्पिरिचुअल बातों को लेके, हमारी भागवत गीता में एक बात कही गई है और वो हमारी ज़िंदगी में भी रिलायबल है और हमारी ज़िंदगी में भी ऑथेंटिक है कि आप जैसा करते हो वैसा ही आप भरते हो। यही लॉ ऑफ कर्मा है, आप इससे भाग नहीं सकते। तो आज की ये मैसेकर्स है, मैं शुरू करता हूँ। ये बात उस वक्त की है, ये बात दो देशों के बीच की है, जापान और चाइना। जैसे भारत और पाकिस्तान है आज के टाइम पे, उसे 10 गुना लगा के चलो आप। चाइना और जापान एक दूसरे के दुश्मन है। क्यों है, किस कारण वो दुश्मनी हुई, क्या रीजंस थे, वो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। ये चैप्टर इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि हम कहाँ से आए। तो आज मैं आपको पहले स्टार्टिंग करता हूँ। आपको पता होगा, जब भी आप जापान वालों को देखते हो, जापानीज़ को देखते हो, तो आपको दिल में आता होगा यार, इस सोचा मतलब हार्ड वर्किंग लोग हैं। मैं भी देखता हूँ, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन इनको ना सोए हुए शैतान माना जाता है। दुनिया मानती है कि इनको सोए ही रहने दो, क्योंकि ये इतिहास जब पीछे मुड़ के देखोगे ना आप, इन्होंने जो कांड किए हैं, जो मैं अब आपको बताऊंगा, नैनकिंग के अंदर जो कांड किए हैं इन्होंने, आपकी रूह तक कांप जाएगी कि ये हम हैं, मानवता इतनी नीचे गिर सकती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले हम कुछ चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। चाइना, आपको मैं बता दूँ, काफ़ी अनडेवलप्ड रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले किंगडम था, राजा महाराजा राज करते थे, तो इतना डेवलप नहीं हो पाया था चाइना। तो इससे पहले मतलब चाइना में सिविलाइजेशन सिविलाइज रहा है हमेशा से। फिर 1600 में क्वाइन डायनेस्टी आती है, फिर यूरोपियन आते हैं। पता क्या होता है कि चाइनीज़ लोग हैं, यूरोपियन को पसंद नहीं करते थे। जो चाइनीज़ किंगडम था, एम्परर थे, वो यूरोपियन को पसंद नहीं करते थे। लेकिन यूरोपियन को क्यों, अपना व्यापार बढ़ाना, मुनाफा भी तो कमाना यूरोपियन को। तो मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कंसाइज कर सकूँ इस बातों को इन नटशेल। तो फिर भी, तो अब उनको अपना बढ़ाना व्यापार, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अफीम, ड्रग्स, गांजा, इनकी लत में चाइना को डुबो दिया। लोग आदी होने लगे। पहले चाइना में ऐसा कुछ नहीं था, यूरोपियन जहाँ गए, ये अफीम, ड्रग्स, यहाँ भी तो ऐसा किया था जहांगीर के साथ। तो उनको मतलब राज के, तभी तो उनको मनसबदारी ये दिया गया था। ऐसे ही चाइना को यूरोपियनों ने काफ़ी लूटा। तो बात करते हैं हम फर्स्ट साइनो जैपनीज़ वॉर की, जिसमें चाइना और जापान के बीच में कोरियन पेनिनसुला को लेके युद्ध लड़ा जाता है। पहला, जो कि ये पहला युद्ध था 16वीं सेंचुरी के अंदर, 16वीं सेंचुरी कह रहा हूँ मैं, 18वीं सेंचुरी के अंदर 1894 में लड़ा गया था ये साइनो जैपनीज़ वॉर। इसमें क्या होता है, कोरियन पेनिनसुला चाइना हार जाता है। कोई भी लड़ाई है वो पेनिनसुला या ज़मीन को लेकर ही होती है। उसमें क्या होता है, चाइनीज़ हार जाते हैं और क्या होता है, जापानीज़ आर्मी मतलब खदेड़ देती है भाई, एक तरीके से खदेड़ देती है उनको। अब ये कहोगे चाइना इतना बड़ा और ये इतना छोटा देश कैसे हार गए, क्योंकि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति थी वहाँ पे चाइना के अंदर। वहाँ पे यूनाइट नहीं थे, वहाँ पे खंड, जैसे भारत था 547 रियासतों में टूटा हुआ था, ऐसे चाइना मतलब दो पार्ट में टूटा हुआ था। एक पे सॉरी मेरे को नाम लेने में बड़ा दिक्कत हो रही है, माउंट दुजांग, और एक KMT के जो नेता थे, चियांग काई शेक राज करते थे। इसके कारण क्या हो, मतलब ये बाद में आते हैं, लेकिन इसके कारण ही हारते हैं मोस्टली युद्ध ये। फिर ये बैटल ऑफ संगाई भी हार जाते हैं। अब आता है भैया दूसरा युद्ध जो सबसे इम्पोर्टेंट था। वो युद्ध कौन सा होता है,
वो युद्ध होता है सेकेंड साइनो जैपनीज वॉर। अब देखो, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आ चुका था दुनिया में, आधुनिकरण आ चुका था। अब आधुनिकरण को जिसने भी अपनाया, जिस देश ने आधुनिकरण को अपनाया, वो देश हमेशा से ही विकसित रहा। जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऐसे ही जापान में, जब जापान के अंदर स्टार्टिंग में आधुनिकरण का बड़ा विरोध किया गया था, कारखाने लगाए गए, उस टाइम पे फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके कारण क्या होगी, उनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उनकी आर्मी। अब उन्होंने अटैक कर दिया किस पर, चाइना पर। चाइना पे मैं बता रहा हूँ ना, दो पार्टी राज करती थी, कौन सी, केएमटी के चियांग काई शेक, और कम्युनिस्ट पार्टी माओ दोजांग वाली, ठीक। अब भाई क्या होता है, बैटल ऑफ शंघाई होती है। जापानी जीत जाते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि इनके पास वेपन्स काफ़ी अच्छे थे। 1900, अब तुम सोच रहे होगे सर इन्होंने नैनकिंग पे ही, नैनकिंग एक काफ़ी सुंदर शहर है, उस पर ही आक्रमण क्यों किया। ये कुछ तस्वीरें हैं, मैं बाद में दिखाऊंगा जो आपको। उन्होंने इस पे ही आक्रमण क्यों किया, क्योंकि उस टाइम पे चाइना की कैपिटल थी। ये 1949 तक रहती है कैपिटल, जब तक मुआंग दोजांग नहीं आ जाते दोबारा से, कि चियांग काई शेक का तख्ता पलट कर देते, बाद में ये कैपिटल बदल दी जाती। तो इससे कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अब हार गए ये युद्ध, अब युद्ध हार गए भैया। अब क्या, अब चाइनीज़ आर्मी कहाँ पे आ जाती है, चाइनीज़ आर्मी आ जाती है कहाँ पे, नैनकिंग में। वहाँ पे कौन था, केएमटी के चियांग काई शेक ने क्या किया, आर्मी को विड्रॉ कर लिया वहाँ से, उस शहर से, कैपिटल से ही विड्रॉ कर लिया। अब एक मान के चलो, आप किसी शहर में रह रहे हो, वहाँ की सरकार, वहाँ से पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी दूसरे देश की अटैक कर देते हैं आप पे, और गवर्नमेंट अपना हाथ खींच ले, तब तो भगवान भरोसे है शहर। ऐसे ही वहाँ पे होता है, भगवान भरोसे क्या हो जाता है पूरा शहर। अब भगवान भरोसे हो गया शहर। अब क्या होता है भैया, अब ब्लंडर भूल क्या होती है, ब्लंडर भूल यही होती है कि आर्मीज को विड्रॉ कर लिया जाता है वहाँ से। अब भगवान भरोसे शहर, जनरल टैंक हालांकि जाने से मना कर देते कि मैं शहर को छोड़ के नहीं जाऊँगा। बाद में क्या होता है, चाइनीज़ आते हैं, टैंक भी भाग खड़ा होता है, जान बची 100 लाखों पाए। अब अंदर कौन रहेगा नैनकिंग शहर के, 9 दिसंबर की बात होती है, आर्मी आती है, अनाउंसमेंट करती है कि सरेंडर कर दो वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी। सब डर गए, तो आर्मी, चाइनीज़ आर्मी सरेंडर नहीं करती है। अब जो कि चाइनीज़ आर्मी सरेंडर नहीं करती है, तो अटैक कर दिया जाता है भैया, अटैक कर दिया जाता है। तो माना, ऐसा कहा जाता है, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बताया कि ऐसा होता है कि जो चाइनीज़ आर्मी के सोल्जर थे ना, वो अपने कपड़े उतार के सिविल जो आम नागरिक होते हैं उनके कपड़े पहनने लग गए डर के मारे। ऐसे ब्रूटैलिटी, ऐसे मतलब ब्रूटैलिटी के तहत मारा जाता था, मारने लग गए थे वो। अब कैसे क्या करते थे वो लोग मारने के लिए, गड्ढा खोद देते थे। जापानीज़ बड़े क्रूर थे भैया, जापानीज़ आर्मी थी, जो इम्परर आर्मी थी, वो बड़ी मतलब क्रूर थी। गड्ढा खोद दिया, अभी जिंदा डाल दिया उसमें। ये देखो मानवता कहाँ जा रही है हमारी, उस वक्त में मानवता कहाँ थी, लोग मानवता को बेच के खा गए थे उस वक्त में। गड्ढा खोद दिया, गड्ढे में जो लोगों को जला दिया, जिंदा दबा दिया। एक बार 2 सोल्जर्स के अंदर शर्त रखते कि कौन सबसे पहले 100 सिर काटेगा। तुमको आपको मैं कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए भैया, यहाँ पे लगती है उनकी शर्त कि कौन 100 सिर पहले काटेगा। अब जो कि 100 सिर पहले काट रहे थे वो भूल गए 80-90 तक आके भूल गए कि यार कहाँ से शुरू करें, दोबारा फिर शुरू होते हैं वो। इतनी ब्रूटैलिटी के साथ लोगों को मारा जाता है, इतनी ब्रूटैलिटी के साथ लोगों को मारा जाता है। 9 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर में मतलब ये हादसे होते हैं वहाँ पे। अब क्या होता है भैया, वहाँ पे यांगटे नदी थी, यांगटे, नैनकिंग है यांगटे नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। यांगटे नदी का कहा जाता है, यांगटे नदी के किनारे 50,000 आदमी को जिंदा जला दिया जाता है, पूरा लाल। चाइनीज़ लोगों को जला दिया जाता है, जला दिया जाता है। और तो बाद में बताऊंगा ना जो होता है, तो लोगों को जला दिया जाता है। पूरी यांगटे नदी लाल पानी, लाल हो गई थी खून से उस टाइम पे। अब आप ये कहोगे कि यूरोपियन कुछ बोल नहीं रहे थे। भाई यूरोपियन इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि वहाँ पे मीडिया था ही नहीं। मीडिया हो तो पता लगे ना, सैटेलाइट कहाँ थे उस वक्त पे, 1937 की तो बात है सारी, सैटेलाइट था ही नहीं। तो क्या होता है, अब राम भरोसे भैया,
वो तो बाद में फ़ोटोज़ लीक होती हैं। जापानीज़ को बड़ा शौक था भैया फ़ोटो खिंचवाने का। वो बाद में फ़ोटो खिंचा के जापान भेजते थे, वहाँ के लोग उनको हीरो मानते थे अपना, कि देखो हमारे लोग ऐसे ऐसे ब्रूटैलिटी कर रहे हैं। तो ये लाफ कर्मा है भैया, आगे बताऊंगा क्या होता है। तो क्या होता है, इतने बुरी तरीके से सिर काटे जाते हैं, सारी शहर खामोश, लोग डर डर में मरते हैं। इस सब का इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है? वुमेन्स पे पड़ता है भैया। वुमेन्स पे क्या पड़ता है? मसैकस के अंदर ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, 20,000 से ज़्यादा, ये तो सिर्फ ऑफिशियल आंकड़े हैं, 2 लाख फीमेल्स के साथ रेप होते हैं भैया। किसी भी एक शहर या देश की लड़कियों के साथ जब रेप किया जाता है ना, बुरा मत मानना भाई कोई भी, इसलिए किया जाता है कि दिखाने के लिए कि तुम्हारी औकात क्या है। ऐसे भयंकर तरीके से ये रेप्स करते थे कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये जैपनीज़ आज जो इतने दिखते हैं ना कि हम बड़े वो मतलब बिल्कुल डेडिकेशन वाले लोग हैं, बड़े सोए हुए शैतान हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ इनके लिए। इन्होंने रेप्स किए भैया, छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा, सेक्स स्लेव बना दिया लोगों को, लड़कियों को। ये मारते थे, रेप तो करते ही करते थे, ब्रूटैलिटी के साथ मारते थे, उनके घर वालों के सामने उनका रेप्स होता था। इतने बुरे तरीके से जापानीज़ ने किया, और ये सब चलता रहा भाई, 3 हफ्ते तक ये सब कुछ चलता रहा। और ये सब किसके अंडर में हुआ? जापान के जो राजकुमार थे, प्रिंस थे, हिरोहितो, उसके अंडर में ये हुआ। अब क्या होता भैया, अब जो आपने किया है, देखो एक बात मान के चलो, आप किसी के साथ पूरा करते हो, बेशक आप कभी मत देखो, वो जगह वहाँ से शापित हो जाती है। अब इतना बुरा किया जापानीज आर्मी ने, अब तो लाफ कर्मा तो भैया हिसाब लेगा अपना। कहाँ पे लिया लाफ कर्मा ने हिसाब लिया जाके 1945 में। कहाँ पे? हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका बम डाल देता है, एटम बम, परमाणु बम, सारे 2 शहर तबाह हो जाते हैं। ये देखो ये शराप है भैया, एज यू रिप, जैसा बोगे वैसा काटोगे भैया। जैसा उन्होंने किया वैसा नागासाकी में पा लिया। बेशक आज लोग कहते हो कि मैं भी मानता हूँ नागासाकी में बहुत गलत हुआ, जो हुआ था नहीं होना चाहिए था, लेकिन जापानीज़ ने वही पाया जो उन्होंने किया था नैनकिंग में। बाद में क्या होता है, आप सोच रहे होगे सर अब तो सब मतलब बच गए। नहीं, बचा कोई नहीं भाई। बाद में सब पे ट्रायल चलती है, सबको फांसी की सज़ा दी जाती है। जब ये फ़ोटोज़ लीक होते हैं, सब पे ट्रायल चलती है, जर्नल्स को फांसी की सज़ा दी जाती है, किसी को मारा जाता है, यहाँ तक प्रिंस की फैमिली तक को फांसी देने की नौबत आ जाती है। हालांकि फांसी नहीं दी जाती क्योंकि जापान में मतलब एम्परर की फैमिली को बहुत ज़्यादा माना जाता है, इसलिए वो वहाँ पे फांसी नहीं दी गई ना। यूरोपियन उसको भी लटका देते उस वक्त पे, क्योंकि इतनी ब्रूटैलिटी की गई थी भाई इस मैसेकर्स में। कुछ मेरे पास इसकी तस्वीरें हैं, ये देखिए, मेरे पास कुछ तस्वीरें पड़ी हैं, ये देखिए भैया, ये दिख रहा है आपको? ये है मानवता। ये देखिए भैया, ये देखिए, ऐसे सिर काट देते थे ये लोग। ये देखो भैया, ठीक है मतलब ब्रूटैलिटी, लेकिन इतनी भी नहीं भाई कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। बाद में क्या होता है भैया, बाद में सब पे ट्रायल चलते हैं, सबको फांसी की सज़ा मिलती है भैया। लेकिन इसके कारण आज भी जापान और चाइना के रिश्तों में खटास है। और इसके बीच में सिर्फ एक ऐसी होती है भैया, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये मैंने कुछ पीडीएफ डाले थे। ये भाई इंटरनेट सेफ्टी जोन, यहाँ पे जॉन रेबे नाम के एक आदमी ने बहुत ज़्यादा जान बचाई। ये हीरो बन के निकल के आए भाई उस वक्त पे, क्योंकि वहाँ पे इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि ये यहूदी थे, सॉरी ज्यूज़ थे, यहूदी नहीं थे, ज्यूज़ थे। तो इसके कारण वो जा नहीं सके, क्योंकि हिटलर का वहाँ पे कुछ था भाई, इसलिए वो जा नहीं सके वहाँ पे। वरना वहाँ पे भी मार देते हैं, लेकिन वहाँ पे जा नहीं सके। बहुत ज़्यादा रेप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मास मर्डरिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं जापानीज़। एक तो होती है अत्याचार, एक होता है वही सारी हदें लांग जाना। तो ये चैप्टर यहीं तक का था भाई, कि नैनकिंग में कैसे जापान और चाइना के रिश्तों में आज कड़वाहट है इसको लेके। आज भी ह्यूमिलेटेड, मतलब अपोलोजाइज नहीं होता है इतना। जापान कभी भी ये मानता नहीं है कि चाइना के साथ उसने इतना बुरा किया है। खैर छोड़िए इन सब बातों को, अब क्या कह सकते हैं, इतिहास हमारा काले धब्बों से भरा पड़ा है। ऐसी ही थ्योरीज और हिस्ट्री की कुछ बातें हैं जो आपको मैं रोज़ तो नहीं, लेकिन आई संडे या को मैं लेके आऊँगा।
ऐसे ही मैं मसैकस कवर करता हूँ, ऐसे करूँगा। थैंक यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, और हमेशा ये सोचते रहिए कि आप सबसे भाग सकते हो, लेकिन आप आपके कर्मों से नहीं भाग सकते। आज जो भी जापान ने किया था चाइना के साथ, वही उसने 1945 में नागासाकी में पा लिया भी। ये कहानी यहीं तक की थी। घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू। बाय बाय गाइस।